थोड़ा सा एकदम सही है साहब। सबसे पहले क्या पढ़ना है आज? वर्णमाला। ठीक है, चलिए की कुछ हिंदी वर्णमाला। सबसे सही बात लिखो, हिंदी वर्णमाला। तो बहुत कोई बताएगा हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के साथ अक्षरों के समूह। हाँ चलो ठीक है। वर्णों के मतलब समूह को, वर्णों का क्या होगा? ये तो समूह होगा पूरा पूरा। ठीक है, वर्णों का क्या होगा? समूह होगा। उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण, ठीक है, वर्ण क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं लिपि चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या अभी क्या कहा था? वर्ण की मतलब शब्द ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि, अभी वो चलो उसके बारे में बताऊंगा। ध्वनि के बारे में, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और जान जाओ। अच्छा, वर्ण क्लियर ना लगा। वही तो कह रहे भाई वाला लीजिए। वर्ण अक्षर, हाँ जनाब साहब। ठीक है, और एक ध्वनि। ठीक, ये तीनों चीज क्या है? ये तीनों चीज एक ही है। ठीक है, वर्ण, ध्वनि और अक्षर, ये तीनों की तीनों क्या है? एक ही चीज है। अभी कैसे वो मैं बताऊंगा। का पढ़ाना है ये इसमें लिखा है। ठीक है, चलो वर्ण, अब वर्ण तो मैंने बता ही दिया है। जैसे कहा है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? या फिर ये भी कह सकते हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे भाषा भी कर सकते हो। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब ये वर्ण जान गए। ठीक है, या फिर कह दोगे लिपि चिन्हों को। लिपि के, हमारी जो भाषा है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो ये जो लिपि होती है, लिपि के चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। और इसका जो मौखिक रूप होता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं का या फिर कहते हैं आ, ठीक है, वर्णमाला के जो अक्षर हैं 52 तो होते हैं। ठीक है, उनका जो होता है, जो हम मौखिक रूप से उन्हें हम बोलते हैं, तब उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जब उनका लिखित रूप होता है तो उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और ये अक्षर क्या है? जिसका विनाश ना हो, आधक्षर। ठीक है, जिसका विनाश ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और ये तीनों चीज क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो वर्ण के लिख लो, वर्ण का लिख लो। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि, मौखिक रूप से बोले जाने वाली भाषा को हम ध्वनि कहते हैं। और अक्षर जिसका विनाश ना हो उसको हम अक्षर कहते हैं। मौखिक क्या भी यहाँ पे उच्चारण लिख लेना। ठीक है,
अच्छा कब यही लिख दूं? क्षर, क्षर का मतलब विनाश होता है, जिसका विनाश ना हो। आधन क्षर, अक्षर जिसका विनाश ना हो उसे हम अक्षर कहेंगे। वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहेंगे। लिखूं फिर से एक बार। या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, लिप चिन्हों को भी हम वर्ण कहते हैं। दूसरी भाषा लिखना चाहोगे दूसरी तरह से ये भी लिख सकते हो। चलो इतनी परिभाषा लिख लो, फिर आगे बताएं। हो गया? मिटा दें? मिटाने की कोई व्यवस्था नहीं लाया हो क्या? दुकान साहब लाने होते डिस्टर अब ये तो जानते ही हो कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं और वर्ण होते हैं, ठीक है? वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? कुल 52 होते हैं, मूल 44। वर्णमाला में कितने होते हैं? 52। ठीक है? अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं, ठीक है, या ध्वनि होती है, ठीक। तो अब ये 52 के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 52 अब वर्णमाला दो टोरे में बांट दो, 2 का 3 में बांट दो। एक स्वर होता है, ठीक है, एक क्या होता है? व्यंजन होता है, और क्या होता है? अयोगवाद होता है, ठीक है। अब स्वर कितने होते हैं? ये कितने होते हैं? 33। ये कितने होते हैं? तो टोटल कितना हुआ? 11 44 हो गया, 2 46। अभी बचे कितने हैं? 46। अब देखिए 8 बचे हैं। स्वर, 50 व्यंजन, संयुक्त व्यंजन,
वही अनुस्वार विसर्ग भी बचा है। आयोग वहां में ही आते हैं, अन्न और आहा। ये जो अन्न और आहा होते हैं अभी बता रहा हूँ, अन्न और आहा। ठीक, पहले हम स्वरों के बारे में जान जाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जी जो किसी की सहायता न ले, जी उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। स्वर कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे उन्हें हम स्वर कहेंगे या स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं? ना तो वो पूर्ण स्वर होते हैं ना ही पूर्ण व्यंजन होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। तीनों चीजों के बारे में जान गए। लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। जान ही गए हो तो लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। तो अब देखो 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 अयोगवाह और 2 उच्छिष्ट के बारे में तो जानते ही होगे। अब जोड़ो तो कितना हुआ? 46 अब हो गए? हाँ, तो 11 स्वर तो तुम जानते ही हो, ठीक है। व्यंजन 33 जानते ही हो। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो 2 अक्षरों से मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह अन और आहा, अन और आहा। मैंने अभी बताया ना, अयोगवाह ना तो वो पूर्ण स्वर होंगे ना ही पूर्ण व्यंजन होंगे। ये जो अन होता है इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अभी मैंने पढ़ाया था संधि में विसर्ग, तो इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। और उच्छिष्ट के बारे में बता ही दिया था मैंने, ठीक। हाँ, अब समझ गए ना 52 अक्षर क्या क्या होते हैं? संयुक्त वाला क्या होता है? छात्र ज्ञा और एक होता है स्रा, ठीक है। ये किससे मिलके बनता है? छा, का और सा से। कौन वाले सा से मिलके बनता है? का देखो आधा रहेगा, इसको बनाने में हमेशा देखो ये आधा रहेगा पहला अक्षर और क्या रहेगा? सा रहेगा। तरा तो सभी जानते होंगे, ता धन राशि। अब ता जो है आधा मैंने बताया ही है। ये किससे मिलके बनेगा? यहाँ से। अब सरा के बारे में तो सबको पता होगा, ये वाला सा रहेगा और पूरा रा रहेगा, समझ गए। अब ये चारों के बारे में तुम्हें पता ही चल गया। व्यंजन तो अभी मैं बताऊंगा, स्वर भी मैं बताऊंगा। लिखना चाहो तो लिख लो। द्विगुण व्यंजन होता है, उसका कौन अक्षर है वो? द्विगुण व्यंजन। कौन सी? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। दी जी गुण। हाँ, द्विगुण। बहुत सारे उसको बोलते हैं। कौन सा अक्षर है वो? 2 अक्षरों से मिल के बना है। इसका 2 गुण हो, वही संयुक्त व्यंजन को कहते हैं। स्वर में आता है क्या? जैसे पुलिस स्वर है, जैसे राम में ओम है, ओम में वाला नहीं है। अच्छा, वो अभी मैं बताऊँ, प्लुप्त होता है। हाँ, प्लुप्त 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 अभी मैं बता रहा हूँ, परेशान। अभी स्वरों में बताऊंगा, उसे परेशान मत। नहीं तो 3 स्वर होते हैं, ठीक है। दीर्घ, एक होता है मूल स्वर, मूल स्वर को ही कहते हैं लघु स्वर, और लघु स्वर को ही कहते हैं ह्रास स्वर। तीनों चीज एक ही चीज है, जैसे अभी वर्ण में पढ़ लो। अभी मैं बताऊंगा, परेशान मत। वो प्लुत होता है, जो प्लुत स्वर कहते हो ना, जैसे राम लिखते हैं आ रा निकालते हो, ओम निकालते हो, वो वाला है, वो प्लुत होता है, प्लुत स्वर।
गया। चले अब आते हैं स्वर पे। किस पे आते हैं? अब आते हैं पॉइंट। अब ये जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उससे भी पहले एक चीज और जान जाते हैं। अच्छा, वर्णमाला में जो स्वर है ये कितने होते हैं? देखो 11 होते हैं, ठीक है। वैसे 10 भी मैं कहूंगा, अभी एक जगह बताऊंगा, ठीक है। पहले स्वर ही लिख देते हैं, ठीक है। 13 भी होती है। नहीं आए हम ठीक है। ये हो गए तुम्हारे स्वर। ठीक जी सर। अब एक आध दो चीज और जान लो। नंबर 1, आधार पर स्वरों की संख्या। संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है। या आप उसने पूछ लिया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब भी स्वरों की संख्या कोई पूछे तो 11 बताना। अब नंबर 3, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। क्योंकि ये जो री है ना, री, मैं अभी बताया था कि एक चीज मैंने बताया था ना कि जो स्वरों की सहायता लेके बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो री जो है रा और ई मिल के निकल रहा है ना, री, ठीक है। जबकि इसकी भी मात्रा होती है, ये इसकी मात्रा है, ठीक है। री की मात्रा यही होती है ना, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे अगर कोई पूछे तो बताना कितना है? 10 तो होती है, उसमें री नहीं काउंट किया जाता अर्थ के आधार पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर, मिटा दें इसे, तो ये याद हो गया होगा। अर्थ वाली बात आएगी तो 10 होते हैं, बाकी 11 हैं, ठीक है। मूल अगर कोई पूछे कि मूल स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं, ठीक है। लिखित आधार पर स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या अगर कोई पूछेगा कितने होते हैं तब भी 11 होती है। लेकिन जब अर्थ वाली बात आएगी, नहीं, री जो है मैंने बताया था ना कि व्यंजनों की सहायता, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो इसमें रा और री निकल रहा है, इसीलिए जो है इसको अर्थ के आधार पर नहीं लेते हैं। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, ठीक है। मिटाएं। चलो एक चीज तो जाने होगे नहीं, 10। अब जानते हैं स्वर, ठीक है। देखो, एक होता है मूल कहो या फिर लघु कहो या फिर कहो ह्रास स्वर, ठीक है। दूसरा क्या आता है? दीर्घ, गुरु, एक और कोई बताओ? संधि स्वर, ठीक है। एक होता है प्लुत स्वर, ठीक है। लघु स्वर कहो, गुरु स्वर कहो या संधि स्वर कहो, ये भी तीनों एक ही होता है, ठीक है। जहां भी देखे होगे संधि में हमेशा बड़ा आता है, देखते हो ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। अच्छा, ये मूल स्वर कितने होते हैं? 11। अरे मूल स्वर को ही हम लघु स्वर या ह्रास स्वर कहते हैं, ठीक है। ह्रास स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। हाँ, ह्रास स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? छोटा आ, छोटी छोटी ई,
छोटा ऊ और एक तो वी। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऊ और ठीक है। अब प्लुत की बात की जाए, प्लुत यहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे रा लिखते हो राम, ठीक है। ओम लिख देते हैं बहुत लोग, ठीक। ठीक है, तो चिल्लाते हैं रा ये करते जाना दा, मतलब बहुत जोर से। मतलब मूल स्वर जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे, ठीक है। सबसे कम समय किसमें लगता है? मूल स्वर। या फिर लघु स्वर को बोलने में उससे थोड़ा ज्यादा समय किसमें लगता है? लघु को बोलने में। और उससे भी थोड़ा ज्यादा समय किससे? मतलब इससे 3 गुना समय, ठीक है। मूल स्वर सबसे कम समय लेता है, मूल स्वर से दुगुना समय दीर्घ स्वर लेता है, और दीर्घ स्वर से भी, मतलब अगर मूल स्वर से 3 गुना और इससे 1 गुना, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा समय कौन लेता है बोलने में? प्लुत स्वर, ठीक। लिखना चाहो तो लिख लेना। मूल स्वर सबसे कम समय लेता है बोलने में, और उसका 2 गुना समय दीर्घ स्वर लेता है, और मूल स्वर का 3 गुना समय प्लुत स्वर लेता है। पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा भी एक आध दो बार, कि सबसे ज्यादा समय कौन सा स्वर बोलने में लेता है, तो वो कौन सा लेता है? प्लुत स्वर लेता है। मूल स्वर या लघु स्वर का 3 गुना समय लेता है बोलने में, और 2 गुना समय लघु लेता है, सॉरी दीर्घ लेता है। जी आगे समझ में? समझ में आएगा, सब कुछ बताऊंगा एक एक चीज। खत्म। ये क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। ये होता है उत्पत्ति के आधार पर। ये 3 तरह से मिलते हैं। अगर किसी ने पूछा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बता देना कितनी? 3 होती है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। ये थोड़ी पूछेंगे, वो बोर्ड पूछेगा, उससे हम बहुत ज्यादा ज्ञान रहता है, ठीक है। गांव वाले तो कोई नहीं पूछेंगे, लेकिन परीक्षा में ये पूछा जाएगा। सर जी, इसमें तो स्वर है 4, इसमें फंसा तो देगा, उसमें दे देगा मूल स्वर किसमें है, 11 भी देगा, तब कौन मारेगा? अब मूल स्वर देखो, अगर पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर लघु स्वर कितने होते हैं, या फिर वो पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 4। मुझे तो 3 दिख रही है, तुम्हें कैसे 4 दिख रही है? 1 2 3, ठीक है। अगर कोई पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। समझ गए? अभी भी नहीं समझ रहे लग रहा है। समझ गए? देखो, अगर किसी ने तुमसे पूछा कि उत्पत्ति पैदा कैसे हुए, कितने प्रकार से पैदा हुए, तो बता दें 3 प्रकार से ये पैदा हुए हैं। कौन कौन से? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। अब मूल स्वर का हो, चाहे लघु स्वर का हो, चाहे ह्रास स्वर का हो, ये तीनों क्या है? एक ही चीज है। और इसको चाहे दीर्घ स्वर का हो, गुरु स्वर का हो या संधि स्वर का हो, ये भी तीनों क्या है? एक ही है, ठीक है। अब प्लुत स्वर तो अकेला है, अकेला है, ठीक है। वो पूछ सकता है कि संधि स्वर कितने हैं, ठीक है। या वो विकल्प में दे देगा 4 विकल्प, कहेगा इसमें से बताओ कि दीर्घ स्वर कौन सा है, ठीक है। और इसमें से देगा, या फिर उसने पूछ दिया कि मूल स्वर कितने होते हैं, या फिर ये पूछेगा कि लघु स्वर कितने होते हैं, या फिर पूछ लेगा ह्रास स्वर कितने होते हैं, तो बता देना 4 होते हैं, ठीक है। इसमें वो पूछेगा कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो भैया 7 होते हैं, ठीक है। समझ गए ना? अपलुत तो है ही नहीं कुछ, बस खाली वो आ वाला आवाज जो आता है देर तक,
ऊ ई वाला आवाज आता है जो देर तक, तो वही क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, प्लुत स्वर में कुछ होता नहीं, बस यही लग जाता है। एक दो बोल के एग्जांपल दे दीजिए। ये तो बोल दिया रामा, बस यही तो है प्लुत, यही वाला। राम तो मैं सीधा सीधा भी लिख सकता था ना, अब उसे खींच के लंबा करना ही वही वो प्लुत है। ठीक है, जैसे यही चिन्ह लग जाते हैं या फिर ये वाला चिन्ह लग जाता है, बस वही प्लुत हो जाता है। ठीक है, हो गया इतना, उत्पत्ति के आधार पे हो गया। अब इसमें देखो, इसमें भी दो होते हैं। ठीक है, इसमें भी दो होते हैं, क्या दो? मतलब दीर्घ स्वर भी के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है मूल दीर्घ, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर। एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। अब मूल कौन कौन से हैं? ठीक है, ये तीनों क्या है, ये मूल दीर्घ स्वर है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर है। अब ये संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जो मिल के बनते हैं। अब ये चार किससे बने हैं? ठीक है, दीर्घ स्वर भी दो भाग होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर होता है, एक संयुक्त दीर्घ स्वर होता है। अब इसे संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी जो है ना किसी से मिल के बना है। अब मिल के किससे बना है, ये मिटा दूं प्लुत वाला तो। अब जैसे ये, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ए, ओ और औ। ये देखो, आ तो शब्द रहेगा। ठीक है, अब ये बताओ, ए जो बना है वो किससे बना है, किससे मिलके बना है? आई, ए। ठीक है, और ये अब ये किससे बना है, ये इससे और इससे मिलके। ये किससे, आ और ऊ मिलके, आऊ, आऊ। ओ कहते हैं ना, आऊ मतलब ओ। ठीक है, और ये ओ हो जाएगा। ये मैंने बताया था किसमें, गुण संधि में बताया है। ठीक है, लेकिन ये चारों किससे मिलके बने हैं, यही बने हैं। ठीक, इसीलिए इसे संयुक्त कहा जाता है। ठीक, समझ में आई बातें? ये चारों क्या है, ये चाहे कहो आ और बड़ी ई से मिलके बना है ए, या फिर कहोगे आ छोटी ई से मिलके बना है ए। ठीक है, या फिर बड़ा आ और बड़ी ई मिलके भी बना है ए। ठीक है, या फिर छोटा आ बड़ी ई से मिलके, या बड़ा आ बड़ी ई, या फिर बड़ा आ छोटी ई। मतलब दोनों चाहे कई तरीके से हो सकता है। देखो, इतने तरीके से ए हम लीप बना सकते हैं, और इसी तरह इसको भी बना सकते हैं इतने ही तरीके से, ओ को भी। ठीक है, कुछ आ गई होगी समझ में बात, है ना? तो ये जो चारों बने हैं ये मिल के बने हैं, आ और ई से और आ और ऊ से। हाँ, चाहे मूल दीर्घ स्वर कहो या सजाती दीर्घ स्वर कहो। ठीक है,
सजाती स्वर कहो या मूल दीर्घ स्वर कहो या सजाती दीर्घ स्वर कहो, दोनों तरीके से कह सकते हो। लिख लो फिर आगे चलते हैं। हाँ, ऊपर लिख लेना, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। कौन? मूल, दीर्घ और प्लुत। ठीक। हाँ, ऊपर सबसे पहले यही डाल के फिर हेडिंग डालना। ठीक है। अच्छा है तो ऐसे लिख लेना, मूल, पहले मूल के बारे में लिख लेना। अब मूल के बारे में कोई पूछे तो बता देना, सबसे कम समय बोलने में लगता है। ठीक है। सबसे कम समय बोलने में किसमें लगता है? मूल स्वर में। और उससे 2 गुना समय किसमें लगता है? 2 गुना लिखना, 2 गुना दीर्घ स्वर में। और उसका मूल स्वर का 3 गुना समय किसमें लगता है? प्लुत में। ठीक। ये तीनों भी लिख लेना। पूछा भी है एक आधो बार कि सबसे ज्यादा स्वरों में बोलने में समय किसका लगता है? तो प्लुत स्वर का लगता है। या फिर पूछेगा कि लघु समय से दीर्घ स्वर से ज्यादा बोलने में समय किसमें लगता है? तो प्लुत स्वर में लगता है। या पूछेगा कि मूल स्वर से 3 गुना समय बोलने में किसमें लगता है? तो प्लुत स्वर में लगता है। क्या हुआ? ठंडी तो सबको लग रही है। दस तो नहीं पूछेगा, 2-3 एक आध दो आ गया बहुत आगे। अभी उसमें वो भी पूछ लेगा कि ये बताओ ये कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है कि तालु से निकलता है कि ओष्ठ से निकलता है? या कंठ तालु से निकलता है या कंठ ओष्ठ से निकलता है? उसमें सर दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक तो सही रहेगा। या मूर्धन्य है या अभी उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो तो बहुत सिंपल है, वो तो एक बार में समझ जाओ। अरे अभी व्यंजन में इससे भी धांसू है। अरे उसमें वही नहीं और है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है, घोष है, स्पर्श व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, हाँ उसमीय व्यंजन कौन सा है, अभी सब बताऊंगा, परेशान मत, तो कुछ नहीं बचेगा। लिख लिए? आगे चले? आगे चलना नहीं है, आगे बताएं। लिखा दे? यस सर। अब चलते हैं, देखो जिह्वा के आधार पे, मतलब जीव के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है। जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 3 होती है। जीव के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। ठीक है, जीव के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सी? ठीक है, ये निकल गई। अग्रस्वर, मध्यस्वर
और वश्च स्वर। ठीक है जी सर। जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। ठीक है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और स्पष्ट स्वर। ठीक, अग्रस्वर में 4 होते हैं। ठीक है, मध्य स्वर में 1 होता है, अपस्पष्ट स्वर 6 होता है। कौन कौन सा होता है ये 4? ए, ये सुई लेके पीछे चूक तो निकलती है ना, आवाज निकलती है ना, ए, ई, बड़ी ई, ए और है। हाँ, अगर पेन ली अभी पेन किसी को तो घुसेड़ तो कहेगा ना, खिलाएगा ना। तो ये होता है मध्य स्वर, सिर्फ एक होता है अपना छोटा आ। बचा कौन कौन सा, इसमें डाल दो। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और एक तो और है औ क्या है? ये अंग्रेजी का शब्द है। डॉक्टर में लिखते हो ना ऊपर, इसे आगत स्वर भी कहते हैं। कहीं पूछेगा कि आगत स्वर कौन सा है। आगत स्वर ऐसे 6 ठो हैं जो हम नुक्ता में नहीं रखते, एक नुक्ता। ठीक है, हाँ, वो नुक्ता भी सब आगत स्वर ही है, क्योंकि वो सब बाहर से आए हैं। अरबी और फारसी से आया है और ये अंग्रेजी से आया है। ठीक है, ठीक, आगत स्वर, आगत स्वर कहते हैं इसका। और इसको अर्धचांद भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम। ठीक है, अर्धचांद भी कहते हैं। आगत स्वर कहो या अर्धचांद कहो। अब अग्र में क्या होता है? अग्रस्वर किसे कहते हैं? अग्रस्वर किसे कहते हैं? मुंह के मुंह के आगे भाग से जो बोला जाएगा उसे हम अग्रस्वर कहेंगे। ठीक है, बीच से बोला जाएगा मत, और जो एकदम नीचे से निकले। ठीक है, मुंह के अगले हिस्से से जो निकले उसे हम क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। अब मुंह के जो बीच से निकला उसे हम मध्य स्वर कहेंगे। अब मुंह के जब निचले हिस्से से शब्द निकलेंगे या वर्ण निकलेंगे उसे हम पश्च स्वर कहेंगे। ऐसे मत माना, हाँ समझ गया। तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड मानना, ऐसे मतलब अपने हिसाब से माना तो कुछ मत मालिक नहीं है, हिंदी में कुछ जाने है। मैं मतलब अपने हिसाब से जान ले गया बस। गणित में माना चाहिए, फिजिक्स में माना मान चाहिए। लीजिए हाँ, एक्स वाई जेड मत मानो, बस जान जाओ यही है। ठीक है, यादों कर लिखना चाहे तो लिख लेना। मुंह के जो अगले हिस्से से बोला जाएगा उसे अग्रस्वर कहेंगे। मुंह के जो बीच वाले हिस्से से बोला जाएगा मध्य स्वर कहेंगे। और जो मुंह के निचले हिस्से से निकलेगा या अंदर से आवाज आएगी उसे हम क्या कहेंगे? स्पष्ट स्वर कहेंगे। ठीक है, इतनी चीजें जान गए बढ़िया से। आगे चलें, और लिखना, और लिख लो, लिख लिया। इसके बाद क्या है? मुंह खुलने दिया था। मिटा दें? तुम्हारा दूसरा भी हो गया सर। ठीक है, इससे पहले कौन सा बताया था? उच्चारण के आधार पे। तो ये कौन से है? जिह्वा के आधार पे। तीसरा बताया जाएगा मुंह खुलने के आधार, मुखाकृत के आधार पर। ठीक है, या फिर लिख लेना मुख खुलने के आधार पर।
बताइए। लिख लीजिए सर। समझना बहुत जरूरी है, खाली समझ जाओगे तो याद हो जाएगा। ऐसा मैं बता ही रहा हूँ कि एकदम एक बार में फिर दोबारा ना बताना पड़े मुझे, इसीलिए इसे बता रहा हूँ। नहीं तो मैं कहता अग्रस्वर पश्चस्वर लिखता, फिर उसको बारे में बताता। इस तरह लाइन खींचती है, सीधा सीधा समझ में आया। 3 स्वर होते हैं, ये तीनों ये हैं। 4 ठो उसमें आते हैं, अग्र में आते हैं, 1 ठो आता है मध्य में आता है, और 6 ठो किस में आता है, स्पष्ट में। अगर पूछ लिया जीवा के आधार पर स्पष्ट स्वर कितने होते हैं तो 6 ठो होते हैं, ठीक है। जीवा के आधार पर मध्य स्वर कितने होते हैं तो 1 होते हैं। जीवा के आधार पर अग्र स्वर कितने हैं तो 4, ठीक है। मिटाएं। यस सर। चलो, अब हो गया मुखाकृति। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक है। विपरीत, हाँ विपरीत। वी तो समझ में आ रहा है ना, विपरीत, विपरीत कह सकते हो, विपरीत, विपरीत स्वर, ठीक है। अर्ध विपरीत स्वर, बताएं अब कितने होते हैं ये? ये होते हैं 4, ठीक है। अर्ध विपरीत 2, 1, 4, 4, 4, 8, 2, 10, 11, ठीक है। इतना लेट आए? नहाने वाने बताएगा कोई? वो 4 कौन कौन से होते हैं? छोटा हो, सर जी ये अग्रस्वर में भी ई छोटी बड़ी आया था और समृद्ध स्वर में भी आया। क्या क्या सर इसको बोलेंगे इतना अंदर पढ़ा दो नहीं जानते रहो। जी सर जानते रहो, बाकी आए चाहे ना आए।
जानना जरूरी है। मतलब काम जानना। अच्छा उसमें बताया था का उसमें, अच्छा ई और ए आएगा, ई और ए आए। अच्छा मैंने उसमें बताया था क्या, वो नहीं बताया होगा, ए बताया होगा। ए हाँ ई बताया होगा और ए आई बताया होगा, ठीक है। ई और ए आई, इसमें होता है छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। हाँ अब बचा, जो बचा है इसमें लिख दो। अब तो लिख सकते हो कि मैं ही लिखूं। भाई साहब बहुत बचा था, कितना लिखे। अरे इसमें 4 तो बचा है, आप ये 4 तो देख लिए, अब बाकी जो बचा है इसमें लिख दो ना। बड़ा 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 ठीक है, हो गया, अब पूरा कर दिया मैंने 11। देखो री का कहीं नाम नहीं आ रहा है, याद रखना, अर्थ के आधार पर नहीं आएगा कहीं पे भी। फिर आगत स्वर आ जाता है यही, जिसे अर्ध चांद भी कहते हैं, ठीक है। पूरा चांद में मतलब तब होता, कहते हैं ना चांद बिंदी, चंद बिंदी कहते हैं ना, वो चंद बिंदी जब होती है ये होती है, ठीक है। अर्ध चांद इसे कहते हैं, ये वाले को, इसमें बिंदी नहीं होगी, जिसे डॉक्टर वाले में, डॉक्टर तो ऐसे बोल सकते हैं ना। बहुत खतरनाक लग रहा है डॉक्टर ना, ये डॉक्टर सही, ठीक है। ये हमारी हिंदी है, ये सबको मिला के चलती है, कोई भी हो सब ले लेती है कि आओ भैया हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आगत स्वर नुक्ता अरबी फारसी क्या जरूरत है हिंदी में लेने की, लेकिन हमारी हिंदी भाई दयालु है, ठीक है, सबको लेके चलती है, तो सबको लेके ऐसे चल रही है। ये आगत स्वर है, कोई पूछे ये वाला जो ओ निकलता है अंदर से निकल रहा है ना, हाँ, तो ये जो आ होता है ये अंदर से निकलता है। अब ये बताओ समृद्ध क्या होता है।